हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। आज की क्लास में हम अफ्रीका के फिजिकल पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें आज वाटर बॉडीज और रिवर को कवर करेंगे। इसके बाद एक क्लास और आएगी जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो उस क्लास में कवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं, कौन कौन सी रिवर हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल्ड स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आता है गल्फ ऑफ गिनी। ये देख रहे हैं अफ्रीका का ये वाला पोर्शन, आइवरी कोस्ट, घाना, बेनिन, नाइजीरिया, इनसे लगा हुआ जो ये पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी। तो इसमें कुछ कोस्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये रहा ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट और स्लेव कोस्ट। ये क्यों है, क्यों इनके ऐसे नाम पड़े, उसके पीछे की कुछ कहानी देखते हैं और इनको याद रखना है इसी क्रम में। जैसे लाइबेरिया और सिएरा लियोन है, यहाँ पे ग्रेन कोस्ट पड़ेगा। तो बेसिकली जो अंग्रेज़ लोग जब इस पे राज्य किया करते थे, कॉलोनाइजेशन किया था अफ्रीका का, तो यहाँ से बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट किया करते थे। तो गल्फ ऑफ गिनी में ही सारे के सारे पोर्ट हैं। तो यहीं से अटलांटिक ओशन से चाहे अमेरिका भेजना हो या फिर यूरोप के किसी कंट्री को भेजना हो, तो यहीं से बेसिकली एक्सपोर्ट करते थे। तो कौन सी चीज़ें कहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, उन्हीं के आधार पे इनका नाम पड़ गया। जैसे कि ग्रेन कोस्ट, यहाँ से ग्रेन एक्सपोर्ट होता था। ग्रेन क्या होता है, अभी एक मिनट में हम लोग देखते हैं। ग्रेन मतलब अनाज वगैरह नहीं, देखते हैं क्या होता है ग्रेन। आइवरी कोस्ट, यहाँ से आइवरी एक्सपोर्ट होती थी। आइवरी क्या होता है, हाथी दांत। यहाँ से बेसिकली आइवरी एक्सपोर्ट होती थी। यहाँ पे एक आइवरी कोट डे आइवरी या आइवरी कंट्री है, जो कि बेसिकली पड़ता है सवाना में, सवाना क्लाइमेटिक रीजन। सवाना क्लाइमेटिक रीजन में पाए जाते हैं बड़े बड़े जानवर, जैसे कि हाथी हो गया, लायन हो गया, जिराफ हो गया। इसीलिए तो इसको लैंड ऑफ बिग गेम बोला जाता है सवाना को। तो यही सवाना से ही एक्सपोर्ट होता था बेसिकली आइवरी। तो इसीलिए इसको, इस कोस्ट का नाम ही पड़ गया आइवरी कोस्ट। तो सवाना रीजन में बहुत हाथी ज़्यादा पाए जाते हैं, यहीं से एक्सपोर्ट होता था। गोल्ड कोस्ट, यहाँ पे पड़ता है कंट्री घाना। घाना से एक्सपोर्ट होता था बेसिकली गोल्ड। घाना बहुत बड़ा गोल्ड का प्रोड्यूसर है। अगर आज की डेट में देखें तो साउथ अफ्रीका के बाद अफ्रीका में अगर कोई दूसरा कंट्री है गोल्ड प्रोडक्शन में, तो वो घाना ही है। तो इसीलिए इस कोस्ट का नाम पड़ गया घाना। और ये रहा स्लेव कोस्ट, यहाँ से बेसिकली स्लेव एक्सपोर्ट किए जाते थे, चाहे यूएसए हो या फिर यूरोप के कुछ कंट्रीज हों या फिर लैटिन अमेरिका में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो इसका नाम ही स्लेव कोस्ट पड़ गया। हालांकि बाकी जगहों से भी एक्सपोर्ट किए जाते थे, ये मेजर था, इसीलिए इसका नाम स्लेव कोस्ट पड़ गया। तो इनको याद रखना है क्रम से, ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट और स्लेव कोस्ट। बात कर रहे थे ग्रेन कोस्ट। ग्रेन क्या होता है, ग्रेन होता है एक पेपर, मेलुगेटा पेपर, काली मिर्च जैसी होती है। ये इसकी डिमांड बहुत थी यूरोप में, तो यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। लाइबेरिया और सिएरा लियोन में पाया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम ही ग्रेन कोस्ट पड़ गया। ग्रेन मतलब अनाज नहीं होता था, यहाँ पे इसको बोलते थे ग्रेन मेलुगेटा पेपर को। आइवरी कोस्ट देखा ही हमने, कोट डे आइवरी में पड़ता है। यहाँ से आइवरी एक्सपोर्ट की जाती थी, एलिफेंट के टस्क्स। और स्लेव कोस्ट टोगो, बेनिन, वेस्टर्न नाइजीरिया, यहाँ से स्लेव को एक्सपोर्ट किया जाता था। और घाना से गोल्ड, तो उसको गोल्ड कोस्ट नाम पड़ गया। ये देख रहे हैं रीजन, यही है सवाना रीजन है। ये है कोट डे आइवरी, जहाँ से इस कोस्ट का नाम पड़ गया था आइवरी कोस्ट। यहाँ से आइवरी एक्सपोर्ट होती थी, हाथी दांत एक्सपोर्ट होते थे। क्योंकि सवाना में है बहुत सारे, यहाँ पे हाथी, जिराफ और लायन वगैरह पाए जाते हैं। तो ये रहा आइवरी कोस्ट। ये रहा स्लेव ट्रेड। स्लेव ट्रेड देख रहे हैं पूरा, ये तो रहा स्लेव कोस्ट। तो यहाँ से मैक्सिमम होता है, बाकी जगहों से भी स्लेव ट्रेड होता था 1860 तक लगभग। यहाँ से पूरे अफ्रीका से लाते थे ट्रेड स्लेव्स को, और उनको यहाँ पे बंद करके रखा जाता था। खूब कमज़ोर हो जाते तो उनको जहाज़ में भर करके एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, चाहे वो
अमेरिका में भेजे गए हों, साउथ अमेरिका में भेजे गए हों प्लांटेशन के लिए, जैसे तंबाकू, कॉफ़ी, शुगर, इन सब की चीज़ों को उगाने के लिए स्लेव्स का इस्तेमाल करते थे। साथ ही साथ यूरोप में भी भेजे जाते थे स्लेव। तो ये पूरा का पूरा कोस्ट ही फेमस था, स्लेव कोस्ट ही नाम इसका पड़ गया था। तो लगभग 15 मिलियन स्लेव्स को 1650 से 1860 तक भेजा गया था, चाहे अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या यूरोप के देशों में भेजा गया था। अब बात आती है गल्फ ऑफ सिद्रा, या इसको कहीं कहीं सिरते भी लिखा मिलेगा। इस रीजन की हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, नहीं देखा है तो पिछली क्लास में आप देख सकते हैं। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर की हमने डिटेल में बात की थी, किसके बीच में है, किसको कनेक्ट करती है, किसका अधिकार है, तो वो हम इसमें नहीं कवर करेंगे, पिछली क्लास में कवर हो चुकी है। ये रही गल्फ ऑफ सिद्रा या सिरते बोलते हैं, लीबिया में आती है, मेडिटेरियन सी में पड़ती है। ये रही त्रिपोली, लीबिया की कैपिटल है। और ये रही गल्फ ऑफ सिद्रा, या इसको सिरते भी कहीं कहीं लिखा आपको मिलेगा। इसमें कई सारे पोर्ट हैं। लीबिया में आयल के भंडार होते हैं, तो कई सारे इस कोस्टल रीजन में मेडिटेरियन के पोर्ट्स मिलेंगे आपको, जो आयल पोर्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आयल एक्सपोर्ट होता है। ये देख रहे हैं, ये है एनर्जी पोर्ट या आयल पोर्ट, क्योंकि इनसे एक्सपोर्ट की जाती है एनर्जी, ऑयल वगैरह। मेन पोर्ट है ये बेंगाजी पोर्ट, यहाँ से ये है मल्टीपर्पज़ पोर्ट, मतलब यहाँ से ऑयल और गैस तो एक्सपोर्ट ही होती है, साथ ही साथ बाकी पर्पज़ के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी मेडिटेरियन सी में पड़ता है। गल्फ ऑफ सिरते, देखो यहाँ पे सिरते लिखा हुआ है, कहीं पे सिद्रा लिखा मिलेगा, तो एक ही दोनों है। तो बेंगाजी पोर्ट से ऑयल, गैस और बाकी चीज़ों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है बेंगाजी, बाकी इतना नहीं है, इनको याद नहीं रखना है। बेंगाजी आपको याद रखना है, इसी लीबिया का है और ये मेडिटेरियन सी में पड़ता है। अगला आता है सुएज कैनाल। ये वाला देख रहे हैं, ये है रेड सी और ये है मेडिटेरियन सी। नेचुरली ये दोनों कनेक्ट नहीं थे, इसके बीच में आ जाता था इजिप्ट का लैंड पार्ट। अब ये देख रहे हैं, ये है गल्फ ऑफ सुएज। तो लोगों ने सोचा क्यों ना इसको डिग कर लें, कैनाल खोद लें, इसको कनेक्ट कर दें मेडिटेरियन को रेड सी से, तो इसका बहुत फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। क्या होगा देखते हैं। तो इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। तो ये रही सुएज कैनाल, ये मैन मेड स्ट्रक्चर है, लोगों ने खोद खोद के इधर रेड सी से मेडिटेरियन सी को कनेक्ट कर दिया। किसके जरिए? सुएज कैनाल के जरिए। ये रहा इजिप्ट का पार्ट, ये भी इजिप्ट का है, तो इजिप्ट में ही पड़ती है सुएज कैनाल। कनेक्ट किसको करती है? मेडिटेरियन को रेड सी से। ये है गल्फ ऑफ सुएज। तो ये है सुएज कैनाल। इसका बेनिफिट क्या हुआ? अब जैसे इंडिया से आपको जाना हो यूरोप, तो पूरा पहले अफ्रीका घूम के जाना पड़ता, तो एक बहुत लंबी डिस्टेंस, लगभग 19,800 किलोमीटर आपको कवर करनी पड़ेगी। वहीं इतने पोर्शन को कैनाल में कन्वर्ट कर दिया, तो आप यहाँ से आकर के रेड सी होते हुए सुएज कैनाल का इस्तेमाल करके मेडिटेरियन सी, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए पहुँच सकते हैं यूरोप, जिससे डिस्टेंस घट के रह गई 11,600 किलोमीटर। लगभग 8,200 किलोमीटर आपको कम चलना पड़ेगा सेम जगह पहुंचने के लिए। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हुए। तो पहले ये रूट हुआ करता था, अब जो है सुएज कैनाल के बाद ये वाला रूट फॉलो किया जाने लगा यूरोप को कनेक्ट करने के लिए इंडिया से। तो ये देख रहे हैं गल्फ ऑफ सुएज। तो गल्फ ऑफ सुएज में इधर से कनेक्ट कर दी गई मेडिटेरियन सी से सुएज कैनाल के जरिए। इधर पोर्ट पड़ता है मेडिटेरियन सी के साइड, उसका नाम है पोर्ट सईद। दूसरे साइड जो पोर्ट पड़ता है उसका पोर्ट तवाफिक, TAWFIQ, और इधर पोर्ट सईद हमने देख ही लिया। तो दोनों पोर्ट भी याद रखने हैं आपको। साथ ही साथ जब एक कैनाल बनाई जाती है तो उसके साथ कई सारी लेक्स भी बनती हैं, लेक भी बनाई जाती हैं, वाटर की कमी ना हो इसके लिए कई सारी लेक्स भी बनती हैं। तो इन लेक्स को आपको एक तरफ से याद रखनी, चाहे नॉर्थ टू साउथ याद रख लीजिए, चाहे साउथ टू
नॉर्थ याद रख लीजिए, कैसे भी याद रखनी है, मतलब एक सीरीज में याद रखनी है। क्यों याद रखनी है अभी बताते हैं। ये रही लेक मंजला, यही पोर्ट सईद के पास में पड़ती है। उससे नीचे आओगे तो एक यहाँ पे लेक दिख रही है, इसका नाम है लेक तिमास। उससे नीचे आओगे तो ग्रेट बिटर लेक, और उससे नीचे लिटिल बिटर लेक। तो ये नॉर्थ टू साउथ याद रखनी है आपको। ये रहा पोर्ट सईद और ये रहा पोर्ट तवाफिक, जो कि गल्फ ऑफ सुएज में पड़ता है या रेड सी की साइड पड़ता है। तो इन दोनों को भी याद रखना है। इनको याद रखना है, क्यों याद रखना है, ये रहा क्वेश्चन 1 2019 यूपी पीएससी का क्वेश्चन है 2019 का, पूछ लिया था। करेक्ट ऑर्डर क्या है नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से अगर साउथ की तरफ आए तो लेक्स जो पड़ेंगी सुएज कैनाल में उनका क्रम क्या है। तो अभी हमने देखा सबसे ऊपर पोर्ट सईद के पास लेक मंजला, उसके बाद तिमास, फिर ग्रेट बिटर, फिर लिटिल बिटर। तो इसका आंसर होगा डी पार्ट। ये 2019 के यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसलिए आपको एक साइड से याद रखनी है, चाहे नॉर्थ टू साउथ याद कर लो, चाहे साउथ टू नॉर्थ। साथ ही साथ पोर्ट भी याद रखने हैं, मेडिटेरियन की साइड पोर्ट सईद, और जो रेड सी की साइड है उसको तवाफिक। तो ये याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। ये रहा पोर्ट सईद, ये रही मंजला लेक, ये रही तिमास लेक, ये रही ग्रेट बिटर, ये लिटिल बिटर, और ये है पोर्ट तवाफिक। तो ये सारी की सारी याद रखनी है। और किस में पड़ती है, इजिप्ट में पड़ती है। ये रहा सिनाई पेनिनसुला सी के बगल में। तो ये है तुम्हारी सुएज कैनाल, लगभग 193 किलोमीटर लंबी है। 8% वर्ल्ड का ट्रेड, शिपिंग ट्रेड जो है इसी कैनाल से पास होता है। 1969 से चालू हो गई थी सुएज कैनाल, लगभग 7000, अभी हमने देखा 8200 किलोमीटर के करीब लगभग। तो डिस्टेंस कम हो गई यूरोप जाने की इंडिया से। तो ये है कुछ फैक्ट्स सुएज कैनाल के बारे में। सुएज कैनाल के बगल में ही है गल्फ ऑफ अकाबा, बहुत इम्पॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकल रूप से, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई सारे युद्ध हो गए इसी को लेकर के, गल्फ ऑफ अकाबा को लेकर के। ये रहा रेड सी, रेड सी से इधर तो आते थे तो गल्फ ऑफ सुएज पड़ जाती, इसी से आगे सुएज कैनाल है, और इधर जाएंगे तो ये गल्फ ऑफ अकाबा पड़ेगी। ये रहा इजिप्ट का, ये है सिनाई पेनिनसुला। इधर है इजराइल का एलट पोर्ट, और जॉर्डन का अकाबा पोर्ट, और ये है सऊदी अरेबिया। इन सब के बीच में पड़ती है गल्फ ऑफ अकाबा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, रेड सी से गल्फ ऑफ अकाबा के जरिए इजराइल तक पहुंचा जा सकता है। तो इजराइल इसका इस्तेमाल करता था इंडियन ओशन में जाने के लिए अपने शिप को। बात है 6 डेज वार, सुना होगा आप लोगों ने। 6 डे वार के जरिए ही इसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। ये है, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं पतली सी एक स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ तीरन, TIRAN। तो इसके जरिए ही इसको ब्लॉक कर दिया था इजिप्ट ने, जिससे कि इजराइल का एक्सेस बंद हो गया रेड सी। रेड सी का मतलब इंडियन ओशन तक नहीं पहुंच सकता है। तो उसी को लेकर के वार शुरू हो गई, जिसको जाना जाता है 6 डे वार के रूप में। इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड के कई सारे कंट्रीज थे। तो इसी से शुरुआत हुई थी गल्फ ऑफ अकाबा के एक्सेस को लेकर। इसको ब्लॉक कर दिया था इजिप्ट ने, यह है स्टेट ऑफ तीरन। तो स्टेट ऑफ तीरन किसको जोड़ती है, रेड सी को गल्फ ऑफ अकाबा से जोड़ती है। और यहीं पे एक तीरन आइलैंड है, तो उसको जो है इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला से अलग करती। बाद में 6 डे वार में इजराइल ने इस इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला को भी कब्जा कर लिया था, अपने अंडर कर लिया था। आज जो है इसका एक्सेस है, फ्री एक्सेस है इजराइल के पास। ये रही स्टेट ऑफ तीरन, तो इसी के जरिए अकाबा पहुंचा जा सकता है। तो जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, युद्ध हो गया इतना बड़ा इसी को लेकर के। तो स्टेट ऑफ तीरन याद रखनी है। रेड सी से गल्फ ऑफ अकाबा जाना हो तो आपको स्टेट ऑफ तीरन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो गल्फ ऑफ अकाबा है, एक रिफ्ट क्या होता है, जब 2 प्लेट्स आपस में दूर जा रही हो तो बीच में एक गैप सा बन जाएगा, उसमें पानी भर जाने की वजह से एक
गल्फ बन गई, उसी को गल्फ ऑफ अकाबा बोला जाता है। तो एक रिफ्ट है, ऐसे रेड सी भी एक रिफ्ट ही है। यहाँ पे भी ये अरेबियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से दूर गई, बीच में गैप हुआ, तो इसमें जो है पानी भर गया कहाँ का, इंडियन ओशियन का। तो ये रेड सी भी एक रिफ्ट ही है। आज ये ओपन है, वैसे पहले तो नहीं थी ना, तो पहले सबसे पहले इंडियन ओशियन का ही पानी आया होगा उसमें, रेड सी में। तो ये जो है अफ्रीकन प्लेट अरेबियन प्लेट से दूर जा रही है, तो रिफ्ट ही है ये रेड सी भी एक तरह से। रेड सी को इंडियन ओशियन से भी कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने वाली जो स्टेट है, स्टेट ये है बाब अल मांदेब। तो बाब अल मांदेब किस किस को जोड़ती है, रेड सी को गल्फ ऑफ अदेन से जोड़ती है। इसी के जरिए आप इंडियन ओशियन में पहुंच सकते हैं। और अलग किस किस को करती है, ये रहा जिबूती और इधर है यमन। तो जिबूती और यमन को बाब अल मंदेब अलग करती है और जोड़ती है रेड सी को गल्फ ऑफ अदेन से। ये देख रहे हैं यहाँ पे सोकोत्रा आइलैंड, ये यमन का ही आइलैंड है। इस पर क्वेश्चन भी पूछ चुका है यूपी कि किसका आइलैंड है, साथ ही साथ पूछा था क्या ये हेरिटेज साइट है कि नहीं। तो ये सोकोत्रा एक हेरिटेज साइट भी है। तो यही क्वेश्चन पूछा था यूपी ने, तो उसमें लिख दिया था कि ओमान का है। मैंने ये क्वेश्चन क्विज में भी डाला था यूट्यूब पे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है रेड सी गल्फ ऑफ अदेन। अगला आता है मोजाम्बिक चैनल। ये रहा अफ्रीका का पार्ट, ये है मडगास्कर। तो कभी जो है ये इसी से लगा हुआ था, चिपका हुआ था, फिर बाद में अलग हुआ, तो बीच में आकर के इंडियन ओशन का पानी भर गया। तो ये पूरा देख रहे हैं, ये कहलाता है मोजाम्बिक चैनल, क्योंकि इस कंट्री का नाम है मोजाम्बिक। ये रहा मोजाम्बिक चैनल, इधर है मडगास्कर, इधर है मोजाम्बिक, बीच में जो है ये है मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल में भी एक आइलैंड है, आइलैंड ऑफ मोजाम्बिक लगा हुआ है, इसके थोड़ा सा गैप है बीच में। तो ये आइलैंड है, आइलैंड ऑफ मोजाम्बिक। ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पूछ सकता है, जैसे यमन का पूछ लिया तो याद रखना है। आइलैंड ऑफ मोजाम्बिक जो है ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब हम लोग देखते हैं रिवर्स। ये रही कुछ रिवर्स फेमस अफ्रीका की, जैसे कि ये रही नाइल रिवर, सभी जानते हैं इसके बारे में, कांगो रिवर, जाम्बेजी रिवर, लिम्पोपो, ऑरेंज, और इधर वोल्टा, नाइजर और सेनेगल, गाम्बिया हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इनको बस क्या याद रखना है, कहाँ से ओरिजिन होती हैं, कहाँ जब पे जा कर के ड्रेन होती हैं। जैसे नाइल की बात करें तो जा कर के मेडिटेरियन सी में ड्रेन होती है। वहीं अगर हम जाम्बेजी, लिम्पोपो दोनों इंडियन ओशियन में आकर के ड्रेन होती हैं। ऑरेंज, कांगो और नाइजर और वोल्टा ये आकर के अटलांटिक ओशियन में ड्रेन होती हैं। तो ये याद रखना है, अक्सर क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे लंबी रिवर दुनिया की। लॉन्गेस्ट रिवर, इतनी लंबी कोई रिवर नहीं है, वो है नाइल रिवर। तो दुनिया की सबसे लंबी रिवर ओरिजिन कहाँ से होता है, ये रही लेक विक्टोरिया। तो लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है, नाइल नहीं, यहाँ से ओरिजिनेट होती है वाइट नाइल। लेक विक्टोरिया से, ये रही लेक विक्टोरिया, यहीं से कहीं से गुजरती है इक्वेटर। तो यहाँ से लेक विक्टोरिया से पास होती है इक्वेटर, वहीं से ओरिजिनेट होती है वाइट नाइल। और इधर है इथोपिया के हाईलैंड में एक लेक है ताना, लेक ताना से ओरिजिनेट होती है ब्लू नाइल। दोनों आकर के मिलते हैं खार्तूम, खार्तूम पड़ता है सूडान में, यहीं से इसका नाम हो जाता है नाइल। उससे पहले ब्लू नाइल और वाइट नाइल में डिवाइडेड रहती हैं। और उसके बाद आओगे सीधा ये सहारा डिजर्ट पड़ेगा, सहारा डिजर्ट को क्रॉस करते हुए ये जा करके मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। इजिप्ट में इसमें एक डैम बना रखा है जिसका नाम है आसवान डैम। डैम बनाएगा तो पीछे पानी भर जाएगा, एक लेक बन जाएगी, उस लेक का नाम है लेक नासिर। तो लेक नासिर भी इसी नील नदी पे है, आसवान डैम भी नील नदी पे है। एक लक्सर शहर है इजिप्ट का, वो भी इसी नील नदी के किनारे है। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, वो भी नील नदी के किनारे, क्योंकि बाकी तो सब डिजर्ट है। तो पूरा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इस रीजन में देखोगे इसी नील रिवर या नाइल रिवर के किनारे पे बसी हुई है। जहाँ पे ड्रेन होती है मेडिटेरियन सी में, वहाँ पे एक डेल्टा बनाती है और एक पोर्ट है वहीं पे, पोर्ट अलेक्जेंड्रिया। तो ये है हमारी कहानी पूरी की पूरी नील रिवर की, नाइल रिवर की है। साथ ही साथ अगर इजिप्ट डैम बना सकता है
तो कोई दूसरा भी बना सकता है। ऐसा ही काम किया इथोपिया ने, एक ग्रांड इथोपियन रेनिसा डैम बनाना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से नील, अब यहाँ पे पानी रुकेगा तो नील रिवर का पानी कम होगा। समस्या किसको होगी? इजिप्ट को। तो इजिप्ट और इथोपिया में डिप्लोमेटिक लड़ाई स्टार्ट हो गई इसी को लेकर के, इसी डैम को लेकर के। तो याद रखना है, आसवान डैम, लेक नासिर, ग्रांड इथोपियन रेनिसा डैम, और ये यहाँ से वाइट नाइल, ब्लू नाइल मिल करके खार्तूम में मिलती हैं, वहाँ से नाइल रिवर बनती है, जा कर के गिरती हैं मेडिटेरियन सी में। तो इतना याद रखना है। और ये विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है वाइट नाइल, जो और विक्टोरिया से ही आपकी इक्वेटर पास होती है। तो ये फैक्ट याद रखने हैं आप लोगों को, अक्सर पूछे जाते रहते हैं। साथ ही साथ ये डेल्टा भी बनाती है इजिप्ट में। इस डेल्टा को बोलते हैं आर्क्वेट डेल्टा, आर्क शेप का डेल्टा। इसको ट्रू डेल्टा भी बोला जाता है। तो ये है जो नाइल रिवर बनाती है, इसको आर्क शेप या ट्रू डेल्टा बोला जाता है। इसी में है पोर्ट यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया। तो ये चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को। अगली रिवर है नाइजर रिवर, बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर ये भी है। ये देख रहे हैं नाइजर रिवर, यहाँ से आकर के गल्फ ऑफ गिनी में या अटलांटिक ओशियन में आकर के ड्रेन हो जाती है। तो ये गिनी हाईलैंड से निकलती है, यहाँ पे गिनी हाईलैंड है, यहाँ से निकलती है। नाइजर, माली की कैपिटल जो है बमाको, इसी रिवर के किनारे पे बसी हुई है। साथ ही साथ ये पोर्शन ध्यान रखना, अभी इसके बारे में बात करते हैं। माली का एक फेमस शहर है टिम्बकटू, ये भी इसी रिवर के किनारे स्थित है। उसके बाद आ जाएंगे नाइजर में। नाइजर का एक शहर है नियामे, कैपिटल भी है नाइजर की ये, तो ये भी इसी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद बेनिन का बॉर्डर बनाते हुए और ये नाइजीरिया में आ जाती है। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा, और इसके कुछ फेमस शहर इसी के किनारे हैं। हालांकि अबूजा जो है इस रिवर के किनारे पे नहीं है। और ये है कांज रिजर्वायर, इसी रिवर पे बना हुआ है और आ करके यहाँ पे डेल्टा बनाती है। साथ ही साथ ये गल्फ ऑफ गिनी है, यहाँ पे ड्रेन हो जाती है। तो ये फेमस शहर हैं, इनको याद रखना है। और ये जो देख रहे हैं बीच में डेल्टा बनाती है, इनलैंड डेल्टा बनाती है नाइजर रिवर। ये देख रहे हैं नाइजर का इनलैंड डेल्टा, ये बहुत फर्टाइल रीजन है माली का, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी रहती है। और ये है इनका फेमस टिम्बकटू शहर, बमाको कैपिटल हो गई और नाइजर की नियामे कैपिटल हो गई। और ये कुछ फेमस शहर हैं नाइजीरिया के। ये हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है अफ्रीका का, और यहाँ पे आकर के नाइजर डेल्टा बनता है। तो इनलैंड डेल्टा भी बनाती है नाइजर रिवर, ये भी याद रखना है आप लोगों को। टिम्बकटू क्यों फेमस है? टिम्बकटू फेमस है अपनी मिट्टी की मस्जिदें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेंगी, बहुत हाई, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो ये मिलती हैं आपको टिम्बकटू में ही, ये इसीलिए फेमस है टिम्बकटू अपनी मिट्टी की मस्जिदों के लिए। पोर्ट हार्कोट, हार्कोट पोर्ट जो है ऑयल पोर्ट भी है, एनर्जी पोर्ट भी बोला जाता है। ये नाइजर रिवर के किनारे ही, इसी नाइजीरिया में ये देख रहे हैं पोर्ट हार्कोट, ये डेल्टा जो बनाती है नाइजर रिवर उसी के किनारे पे बना हुआ है पोर्ट हार्कोट। तो इसको भी याद रखना है आपको। सेबेल्ली रिवर, यहाँ पे कहीं पे इथोपिया से निकल के सोमालिया होते हुए इंडियन ओशन में आकर के गिरती है सेबेल्ली रिवर। ये रही सेबेल्ली रिवर, इथोपिया से ओरिजिनेट होती है और आ करके इंडियन ओशन में ड्रेन हो जाती है। मोगादिशु कैपिटल है सोमालिया की, वो इस रिवर से थोड़ा सा हटके होता है, उससे तो कोस्टल सिटी है, तो इसी के लगभग किनारे पड़ती है सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु। और इथोपियन हाईलैंड से ओरिजिन होता है इस सेबेल्ली रिवर का, तो इसको भी याद रखना है आप लोगों को। अगली है कांगो रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर। ये देख रहे हैं, ये कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और ये है रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो इन दोनों के बॉर्डर बनाती हुई कांगो रिवर बहती है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है कांगो से और यहाँ पे आकर के अटलांटिक ओशियन में ड्रेन हो जाती है। ये रहा रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसकी कैपिटल है ब्राज़ाविले, और कांगो या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इसकी कैपिटल है किनशासा। दोनों
इसी रिवर के किनारे पे बसी हुई हैं, एक इस किनारे एक इस किनारे, और दोनों के बीच का बॉर्डर भी इसी यही कांगो रिवर ही डिसाइड करती है। अब बात आती है ये यहाँ से कहीं से गुजरता है आपका इक्वेटर। अभी हमने बात की थी विक्टोरिया से होते हुए। इक्वेटोरियल रीजन में बारिश बहुत होती है, डेली बारिश होती है लगभग। तो बारिश बहुत होती है, तो बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट हो करके इसी में आकर के कांगो में रिवर में मिलती जाती हैं। ये देख रहे हैं कई सारी रिवर आपको मिलेंगी ओरिजिनेट होते हुए इसमें ही कांगो में मिल करके आकर के अटलांटिक ओशन में ड्रेन होती हैं। इतनी बारिश, इतनी सारी रिवर मिलती हैं, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है इसका। तो अगर हम बात करें अफ्रीका की लार्जेस्ट रिवर की, तो वो हो जाएगी कौन सी? कांगो रिवर। लॉन्गेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट तो लेंथ वाइज होता है, तो वो तो है नाइल रिवर। लेकिन अगर हम लार्जेस्ट की बात करें, वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके पास होगा अफ्रीका में? तो वो कांगो रिवर होगी। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में है, खूब बारिश होती है, खूब सारा पानी आता है, कई सारी देख रहे हैं ट्राइब्यूटरी आकर के इसमें मिलती हैं, जिससे कि इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये लार्जेस्ट रिवर बन जाती है अफ्रीका की। साथ ही साथ ये नेविगेबल भी है, कई जगह पे स्टेप्स में देख रहे होंगे ये नेविगेबल है, तो इसमें नौकायन भी होता है इस रिवर में। साथ ही साथ इसकी एक और विशेषता है, ये रिवर इक्वेटर को 2 बार काटती है। यहाँ से देख रहे हैं, चली इक्वेटर को क्रॉस किया, फिर ऊपर चली गई, फिर वापस आती है, इक्वेटर को क्रॉस करती है। तो इक्वेटर को 2 बार काटने वाली इकलौती रिवर यही है रिवर कांगो। इसको आपको याद रखना है। अभी देखेंगे कौन सी रिवर काटती है कैप्रिकॉर्न को और कैंसर को भी हम लोग देखेंगे। इक्वेटर को तो देख लिया, याद रखनी है कांगो रिवर। अगली है जाम्बेजी रिवर। यहाँ पे देख रहे हैं ये है जाम्बेजी रिवर। इधर से कांगो से ही ओरिजिनेट होती है और आकर के मोजाम्बिक चैनल या यूं कहीं इंडियन ओशियन में आकर के ड्रेन हो जाती है। तो जाम्बेजी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यही कांगो से ही ओरिजिनेट होती है। बहती बहती यहाँ पे एक लिविंग स्टोन या विक्टोरिया फॉल, एक ही नाम है, चाहे विक्टोरिया कह लो या लिविंग स्टोन फॉल कह लो, तो वो इसी जाम्बेजी रिवर पे है। उससे आगे बढ़ेंगे तो इस पे एक पड़ेगा करीबा डैम। उस डैम बना है तो पीछे पानी भरेगा, लेक बनेगी, तो वो लेक करीबा बन गई। उससे आगे बढ़ेंगे तो ये रहा लेक कबोरा बासा, याद नहीं रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये फिर जाम्बेजी रिवर आकर के मोजाम्बिक चैनल में ड्रेन हो जाती है या कहीं इंडियन ओशियन में ड्रेन हो जाती है। साथ ही साथ ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच का बॉर्डर भी बनाती है। तो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन सा वाटरफॉल है, कौन सा डैम है, कहाँ ड्रेन होती है, किसके बीच बॉर्डर बनाता है, इतने इन्फॉर्मेशन याद रखनी है जाम्बेजी रिवर के बारे में। अगली रिवर है लिम्पोपो रिवर। ये रही लिम्पोपो रिवर। कहाँ गिरती है? मोजाम्बिक चैनल या इंडियन ओशियन में आकर के ड्रेन होती है। ये बॉर्डर बनाती है बोट्सवाना। ये देख रहे हैं बोट्सवाना, और नीचे है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका और बोट्सवाना, इन दोनों के बीच का बॉर्डर डिसाइड करती है यही लिम्पोपो रिवर। साथ ही साथ ये ओरिजिनेट कहाँ होती है? हाई वेल्थ, ये प्लेटू रीजन है यहाँ का, वहीं से ओरिजिनेट होती है लिम्पोपो रिवर, और बोट्सवाना और साउथ अफ्रीका के बीच बॉर्डर बनाते हुए आकर के इंडियन ओशियन में ड्रेन हो जाती है। इसकी एक और विशेषता ये है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। एक बार देखो यहाँ से गई, क्रॉस किया कैप्रिकॉर्न को, फिर वापस आकर के ड्रेन होती है इंडियन ओशियन में। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, लिम्पोपो हो गई। और ये इक्वेटर जो कांगो को 2 बार, कांगो रिवर 2 बार इक्वेटर को काटती है। और एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको काटने वाली रिवर इंडिया में मिलेगी आपको। माही रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। राजस्थान गुजरात वाला जो रीजन है वहाँ आपको मिलेगी ये माही रिवर। तो ये तीनों रिवर याद रखनी है कि कौन सी इक्वेटर को 2 बार काटती है, कौन सी कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, और कौन जो है कैंसर को 2 बार काटती है। तो ये तीनों रिवर के बारे में आपको याद रखना है। अगली रिवर है ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर यहाँ पे देखा था हमने पिछली क्लास में कि ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन है, वहीं से ओरिजिनेट होती है ये
रिवर ऑरेंज रिवर, और आ करके नामीबिया और इधर है साउथ अफ्रीका के बीच का बॉर्डर बनाते हुए बॉर्डर पे बहती है और आ करके अटलांटिक ओशियन में ड्रेन हो जाती है। तो ये फैक्ट याद रखने हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे ड्रेन होती है और किस किस के बीच का बॉर्डर बनाती है। तो ये है ऑरेंज रिवर के बारे में इंफॉर्मेशन। अगली रिवर है वोल्टा रिवर। ये कंट्री है घाना। घाना में एक ब्लैक वोल्टा, वाइट वोल्टा और एक यहाँ पे रेड वोल्टा भी है। तो ये सारी मिल करके बनाती हैं वोल्टा रिवर। यहाँ पे एक डैम बना है अकोसोम्बो डैम, याद नहीं रखना है, नाम भी कठिन है और पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन उससे इस डैम की वजह से एक पीछे लेक जो बन गई ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेक वोल्टा। तो वोल्टा रिवर पे ही होगी, सिंपल सी बात है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। तो वोल्टा रिवर पे ही होगी लेक वोल्टा। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी मैन मेड लेक हो गई है। तो इस वजह से भी याद रखना है, किस कंट्री में है, घाना में है, लार्जेस्ट मैन मेड लेक है। डैम भी याद रख सको तो याद रख लो, ऐसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और घाना की कैपिटल है आकरा, जो कोस्टल सिटी है, ये देख रहे हैं। तो ये है इतनी इन्फॉर्मेशन वोल्टा रिवर के बारे में, वोल्टा लेक के बारे में याद रखनी है। तो ये थी कुछ रिवर्स हमारी। अगली क्लास में हम डिजर्ट्स कवर करेंगे और साथ ही साथ जो रिमेनिंग पोर्शन है, जैसे कुछ डिप्रेशंस हैं उनको कवर करेंगे, और जो भी फैक्ट्स वगैरह बच गए होंगे उनको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।